हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेरी कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की वन लाइनर्स को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला वन लाइनर है वो है द पिटिशन फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 19 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंड। जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो टेनेंट है वो पोजीशन के रिस्टोरेशन के लिए अंडर सेक्शन 11 जो है अप्लाई कर सकता है यदि वो विदाउट कंसेंट जो है प्रीमाइसेस से डिस्पोजेस कर दिया गया है। तो जो इस लाइनर में ये बात की गई है कि यदि ऐसा पर्सन ऐसा टेनेंट जो डिस्पोजेस कर दिया गया है उसकी कंसेंट के बिना अंडर सेक्शन 11 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट वो रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए पिटिशन फाइल कर सकता है। और जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके लिए वो 90 डेज दिया गया है। किस दिन से? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द लैंडलॉर्ड। जिस दिन से वो लैंडलॉर्ड को जो सर्विस डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस दिया जाएगा उसके 90 डेज के अंदर जो है उसे पिटिशन फाइल करनी होगी। नेक्स्ट हमारा जो वन लाइनर है वो बात करता है रेंट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चैप्टर 5 सेक्शन 13 बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एमसीक्यू में हर बार पूछा जाता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है किस चैप्टर में या किसी सेक्शन में इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और रेंट ट्रिब्यूनल को जो कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। हमारा नेक्स्ट जो वन लाइनर है वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पे ना हमेशा कंफ्यूजन होता है कि रेंट ट्रिब्यूनल को कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है। तो इस चीज में हमें क्लियर रहना है कि रेंट ट्रिब्यूनल को हमेशा जो है स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उस रेंट ट्रिब्यूनल का वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा। Eligibility for the appointment of presiding officer of Rent Tribunal is he should be a member of Rajasthan Judicial Services, not below the rank of civil judge senior division। अब ये पॉइंट क्या बात करता है कि रेंट ट्रिब्यूनल का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा उसको तो हाईकोर्ट अपॉइंट करेगी बट उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो ऐसा पर्सन जिसको हाईकोर्ट अपॉइंट करेगी एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर फॉर रेंट ट्रिब्यूनल वो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का मेंबर होना चाहिए और उसकी जो पोस्ट रहनी चाहिए वो किसी सिविल जज सीनियर डिवीजन से नीचे की नहीं होनी चाहिए। मतलब अब तो सिविल जज सीनियर डिवीजन और उनके ऊपर जो भी लोग होंगे उन्हें एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाईकोर्ट जो है अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पिटिशन फॉर द रिविजन ऑफ रेंट बाय लैंडलॉर्ड ओनली कैन बी सबमिटेड अंडर सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट में यदि जो रिविजन के पावर्स दिए गए हैं वो जो है उसके लिए पिटीशन जो है वो लैंडलॉर्ड फाइल करेगा और वो कौन से सेक्शन के अंडर में सबमिट होगी? वो सेक्शन 14 के अंडर में सबमिट होगी। बट यहाँ पे देखिए रिवीजन ऑफ रेंट की बात हो रही है, यहाँ पे अदर्स चीज के लिए रिवीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन ऑफ रेंट की बात हो रही है कि रेंट में बढ़ना है घटना है। इसके लिए जो भी पिटिशन फाइल की जाएंगी वो लैंडलॉर्ड द्वारा की जाएगी और वो सेक्शन 14 इस एक्ट के अंडर में की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है the petition for the eviction of tenant shall be dispossessed of within a period of 240 days from the service of notice on the tenant under section 15 of the act। अब जो एविक्शन की टेनेंट के एविक्शन के लिए जो पिटीशन फाइल की जाएगी लैंडलॉर्ड द्वारा वो कब तक कितने पीरियड के अंदर जो है डिसाइड करना होगा? तो वो 240 डेज जो है उनके अंदर डिसाइड करना होगा। जिस दिन से टेनेंट को सेक्शन 15 के अंदर आप नोटिस दे रहे हैं कि हम आपके अगेंस्ट में एक एविक्शन का सूट ला रहे हैं उस दिन से 240 डेज के अंदर में वो पिटीशन जो है फाइनली डिस्पोज ऑफ की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन shall not be executable for a period of 3 months from the date of decision, and in case the certificate is within respect to the commercial property it shall not be executable for a period of 6 months। यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है। एक जैसे ही जो टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट जो है ग्रांट कर दिया जाता है ऐसे केसेस में उस लैंडलॉर्ड को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। वो सर्टिफिकेट रहता है सर्टिफिकेट फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन की। आप टेनेंट से जो है रिकवरी ले सकते हैं सूट प्रॉपर्टी की। तो ऐसे जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता 3 मंथ्स के पीरियड में जिस दिन से वो ऑर्डर आया है, जिस दिन से डिसाइड किया गया है कि भाई टेनेंट को जो है एविक्ट किया जाएगा। और ऐसा कोई सर्टिफिकेट जो है वो यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में है तो उसका जो टाइम पीरियड एग्जीक्यूटेबल का होगा वो टाइम पीरियड दिया गया है 6 मंथ्स। ये जो टाइम पीरियड्स हैं ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसका बेसिकली पर्पस यही है कि टेनेंट को यदि आप एविक्ट कर रहे हो तो उससे टाइम पीरियड आपको कुछ देना होगा कि वो उस टाइम पीरियड के अंदर जो है नया जो प्रॉपर्टी है वो देख सके, नई जगह शिफ्ट कर सके, इन शॉर्ट अपने रहने के लिए कोई सुटेबल प्लेस ढूंढ सके। इसलिए जो है उस एक टाइम पीरियड दिया गया है कि भाई इस टाइम पीरियड तक आप जो टेनेंट को जो है एविक्ट नहीं कर पाओगे।
नेक्स्ट पॉइंट है पिटिशन फॉर द रिकवरी ऑफ द इमीडिएट पोजीशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। ऐसी कोई रिकवरी है जिसके लिए हमें इमीडिएट पोजीशन चाहिए, जो हमने प्रीवियस हमारे वीडियो में पढ़ा था कि इमीडिएट पोजीशन किस केसेस में रहेगा। तो ऐसे केसेस में जो रहता है टाइम पीरियड जो दिया गया है कि पिटिशन कितने टाइम पीरियड में डिस्पोज ऑफ करनी है, तो उसका टाइम पीरियड है 150 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द टेनेंट। टेनेंट को जैसे नोटिस दिया गया कि हम आपके अगेंस्ट एविक्शन का सूट ला रहे हैं, उसके 150 डेज के अंदर जो है डिस्पोज ऑफ करना होगा ऐसी पिटिशन को। यहाँ पे याद रखिएगा, टाइम पीरियड में कंफ्यूज मत होएगा कि यदि एक जनरल पिटिशन ला रहे हैं एविक्शन की टेनेंट के अगेंस्ट में सेक्शन 15 के रिस्पेक्ट में, तो जो टाइम पीरियड डिस्पोजेस का दिया गया है, मतलब फाइनल सूट डिस्पोजेस करने का दिया गया है, वो है 240 डेज। और ऐसे केसेस में जहां इमीडिएट पोजीशन रिक्वायर्ड है, उसकी रिकवरी चाहिए, तो ऐसे केसेस में पिटिशन डिस्पोज ऑफ करने का जो टाइम पीरियड है वो 150 डेज है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन रिगार्डिंग जुरिडिक्शन ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द एक्ट। जो सेक्शन 18 है रेंट कंट्रोल एक्ट का राजस्थान का, उसमें जो है रेंट ट्रिब्यूनल के जुरिडिक्शन की बात की गई कि रेंट ट्रिब्यूनल का जुरिडिक्शन कहाँ होगा, कौन से केसेस में लगेगा, किस एरिया में लगेगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। अभी हम बात कर रहे थे रेंट ट्रिब्यूनल एक्ट की, अब हम बात कर रहे हैं अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की। तो ये जब हम हायर की पढ़ते हैं तो उसमें सबसे जो नीचे रहता है पहले रेंट ट्रिब्यूनल है, उसके बाद हम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की आती है। तो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल प्लस रेंट ट्रिब्यूनल दोनों को ही जो कॉन्स्टिट्यूट करने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की है, बट दोनों के सेक्शंस अलग अलग है। इसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का, वो भी हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। एंड यहाँ पे जो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रेंट ट्रिब्यूनल प्रिसाइडिंग ऑफिसर से थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो है अ मेंबर ऑफ आरजीएस मतलब राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, बट डिस्ट्रिक्ट जज कैडर हैविंग मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कैडर। इट मीन्स कि आप भले डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में आ गए हैं, बट यदि आपको भी 3 साल नहीं हुआ है तो आप एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के लिए एलिजिबल नहीं है। जब हमने रेंट ट्रिब्यूनल का जो एलिजिबिलिटी पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि जो मेंबर है राजस्थान जुडिशियल सर्विस का तो मेंबर होने चाहिए, बट उसकी जो रैंक रहनी चाहिए वो सिविल जज सीनियर डिवीजन से नीचे की नहीं रहनी चाहिए। एंड जब हम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहाँ बात करते हैं कि वो राजस्थान जुडिशियल सर्विस का मेंबर तो होगा, ये दोनों में कॉमन है, बट यहाँ पे जो कैडर है वो डिस्ट्रिक्ट जज के कैडर का होना चाहिए, प्लस उसके पास जो है 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में। ये बात याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मूविंग फर्दर हम अपने नेक्स्ट लाइनर की तरफ बढ़ते हैं, जो बात करता है अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल शैल लाई टू द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द फाइनल ऑर्डर ऑफ द रेंट ट्रिब्यूनल। जैसे ही रेंट ट्रिब्यूनल का कोई ऑर्डर आया और उसके अगेंस्ट में हम अपील में जाना चाहते हैं, उसके फाइनल ऑर्डर से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो उस ऑर्डर के 60 डेज के विद इन जो है हम अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जो है अपील फाइल कर सकते हैं। अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ अपील ऑन द रिस्पॉन्डेंट। अब अपील डिस्पोजेस करने का टाइम पीरियड कितना है, तो 180 डेज जिस दिन से रिस्पोंडेंट को अपील का नोटिस अपील के नोटिस का सर्व किया जाएगा, उसके 180 डेज के अंदर में जो है अपील फाइनली डिस्पोजेस की जानी चाहिए अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है द डिसीजन ऑफ द अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट सेट ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के जितने भी ऑर्डर एंड डिसीजंस होंगे वो हमेशा फाइनल होंगे, ना तो उनकी अपील होगी और ना ही कोई रिवीजन होगा ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर्स का जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है डिसाइड कर रहा है। Moving further, under Section 19 of the Appellate Rent Tribunal can transfer a case from a rent tribunal to another rent tribunal either on the application of the parties or suo motu. सेक्शन 19 जो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का है वो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को पावर दे रहा है। यहाँ पे अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को पावर है, ना कि रेंट ट्रिब्यूनल को, कि वो कोई पर्टिकुलर केस जो है एक रेंट ट्रिब्यूनल से अदर रेंट ट्रिब्यूनल में जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो वो पार्टीज के एप्लीकेशन पे कर सकते हैं या स्यू मोटो कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन आते हैं जनरली कि पार्टीज के एप्लीकेशन पे करते हैं, स्यू मोटो करते हैं, या दोनों ही हो सकता है, या नन ऑफ द अबव होगा। तो हमें बोथ ऑफ द ऑप्शन लगाना है, पार्टीज भी करवा सकती है ट्रांसफर, उनके एप्लीकेशन पे भी वो डिसाइड कर सकता है, या रेंट ट्रिब्यूनल को खुद लगता है कि ये केस जो ट्रांसफर होना चाहिए तो वो भी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, सेक्शन 19A इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 प्रोवाइड्स फॉर एन इंटीरियम रेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे 19A जो है ये 2017 के अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया है।
एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम राजस्थान में स्पेशली जब हम प्रीलिम्स अटेंड करने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे छोटे-छोटे पॉइंट्स पे पूछते हैं। पर्टिकुलर एनफोर्समेंट की डेट, ये एक्ट कब आया? तो हमेशा याद रखिएगा कि एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा कि पर्टिकुलर एक्ट की एनफोर्समेंट डेट कौन-सी है, यदि वो रिसेंट अमेंडमेंट है स्पेशली। जो 90 ए है इस एक्ट का, वो बात करता है इंटीरियम रेंट की, मतलब ऐसे रेंट जो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स टेनेंट को लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स तो उसको हटाया नहीं जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही है तो रेंट कहाँ सबमिट होगा, उसको कुछ पर्टिकुलर रेंट तो देना ही पड़ेगा लैंडलॉर्ड। Any order passed under the Rajasthan Rent Control Act can be executed by the Rent Tribunal. ऐसा कोई भी ऑर्डर जो इस एक्ट के अंदर में पास किया जा रहा है वो हमेशा एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसके द्वारा, रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो हमारी निचली अथॉरिटी है। नेक्स्ट हमारा लाइनर जो है वो बात करता है एन ऑर्डर अंडर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय। यहाँ पे किन, ये जो लाइनर है ये बात करता है कि किन तरीकों से जो है, जो ऑर्डर्स है रेंट कंट्रोल अथॉरिटीज के, वो कैसे एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं, किन मोड एंड मेथड से करवाए जा सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जो भी ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंगली, यदि टेनेंट के अगेंस्ट में है या लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में है, तो उनकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनका अटैचमेंट प्लस सेल, यहाँ पे देखिए एंड सेल, अटैचमेंट करके उनका सेल किया जा सकता है। या सेकंड पॉइंट है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, जिसके भी अगेंस्ट में डिसीजन आएगा उसका अरेस्ट एंड डिटेंशन दोनों किया जा सकता है, उसको अरेस्ट करके उसे जेल में डाला जा सकता है। थर्डली अटैचमेंट ऑफ वन और मोर बैंक अकाउंट्स, यदि उन पार्टी के बैंक अकाउंट्स हैं तो उनका अटैचमेंट करके है। फॉर एग्जांपल यदि टेनेंट ने अपना जो है रेंट नहीं भरा है और वो नहीं भर रहा है ऑर्डर आने के बाद भी, तो जो लैंडलॉर्ड है वो अप्लाई करेगा और जो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो उसके बैंक अकाउंट यदि है टेनेंट के तो उन्हें अटैच करवा लेगी और बैंक को ऑर्डर करेगी कि आप इसकी सैलरी जो है पर्टिकुलर इतना अमाउंट जितना उसका रेंट ड्यू है वो जो है डिसबर्स करवाए। नेक्स्ट एंड लास्टली अटैचमेंट ऑफ सैलरी और अलाउंस ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका सैलरी या अलाउंस है जो ड्यू है तो उसको अटैच कर सकती है। तो ये सारे मेथड्स हैं, एक मेथड भी अप्लाई कर सकती है या वन और मोर मेथड्स भी जो है एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज कर सकती है रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। Moving further, if the tenant does not vacate the possession within 3 months from the date of issue of certificate of recovery, he shall be liable to pay the mean profit at the rate of 2 times the rent in case of residential premises and at the rate of 3 times of rent in case it is a commercial property. अब ऐसा कोई टेनेंट है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आ गया है कि भाई आपको जो है प्रॉपर्टी वेकेट करनी होगी, आपको अपना जो पोजीशन है वो छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा टाइम पीरियड जो उसको दिया जाता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है तो 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा और यदि कमर्शियल प्रीमाइसेस है तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा वेकेट करने के लिए कि वो दूसरा अपना प्रीमाइसेस ढूंढ ले। बट यदि इस टाइम पीरियड के निकलने के बाद भी, जब जिस दिन से सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू हुआ उसके 3 महीने के बाद भी वो पोजीशन वेकेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है मीन प्रॉफिट के लिए लाइबिलिटी इसकी बढ़ जाएंगी। मीन प्रॉफिट मीन्स ऐसे प्रॉफिट्स जो वो लॉफुली छोड़ने के बाद भी उसका यूज कर रहा है, उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। तो ऐसे केसेस में यदि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है तो उसका मीन प्रॉफिट उसे 2 टाइम्स देना पड़ेगा, किसके, रेंट के, जितना रेंट इसका 1000 है तो उसे उसका 2 टाइम्स देना पड़ेगा यदि रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस है। और यदि ऐसी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसे रेंट का 3 टाइम्स जो है एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स उसे जो है रेंट देना पड़ेगा एज अ मीन प्रॉफिट, यदि वो आफ्टर सच टाइम पीरियड ऑफ जितना एक्ट में मेंशन किया गया है वो वेकेट नहीं कर रहा है। If the certificate is for the recovery of immediate possession, then the mean profit shall be payable at the 3 times the rent irrespective of the property. और यदि ऐसा कोई रिकवरी सर्टिफिकेट है जो बात करता है इमीडिएट पोजेशन की, तो ऐसे केसेस में मीन प्रॉफिट कितना डिसाइड किया जाएगा, पेबेबल होगा, तो वो रेंट जो है उसके 3 टाइम्स उसको जो है मीन प्रॉफिट पे करना होगा। मूविंग फर्दर हम अपने नेक्स्ट लाइनर की तरफ बढ़ते हैं, वो बात करता है execution proceeding shall be dispersed of within a period of 45 days from the date of service of notice and it shall be a summary proceedings। जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो होंगी इस एक्ट के अंदर में, वो जो ट्रिब्यूनल्स है उनको डिसाइड करना होगा, फाइनली डिस्पोज करना होगा कितने टाइम पीरियड के अंदर, 45 डेज के अंदर करना होगा जिस दिन से एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स का नोटिस सर्व किया गया है। एंड ऐसी जो प्रोसीडिंग्स होगी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स, उनका नेचर कैसा होगा, वो समरी प्रोसीडिंग्स होगी। मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है तो हमें फुल फ्लेज पे जाने की जरूरत नहीं है, हम एक समरी प्रोसीडिंग करके जो है एग्जीक्यूशन को फाइनली सेटल करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस ऑफ अ विटनेस यूजुअली बी टेकन ऑन एफिडेविट, बट इफ द ट्रिब्यूनल थिंक्स नेसेसरी विल कॉल द विटनेस फॉर चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। जनरली जो होता है विटनेस का यदि कोई एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, चाहिए, लग रहा है कि नीड है और ऐसे विटनेस का कोई एविडेंस दिया जाता है तो वो जनरली एफिडेविट में लिया जाता है। बट यदि ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं, ऐसे विटनेस को बुला के उसका चीफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन करवाने की जरूरत है, तो वो ऐसे विटनेस को बुला लेगी और उसका चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन करवा लेगी। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स अंडर दिस एक्ट आर नॉट बाउंड बाय द सीपीसी बट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस विल अप्लाई। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनर है, क्योंकि जनरली लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली एट अ टाइम ऑफ एमसीक्यू। तो जो ट्रिब्यूनल्स इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं उन पे सीपीसी जो है वो बाउंड नहीं है, वो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, उनके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते, बट जो मेन फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को करते हैं। नेचुरल और जस्टिस की जो प्रिंसिपल्स है वो अप्लाई होंगे, बट इन सर्टेन केसेस जो रहता है जहाँ पे यदि एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन रहते कई एक्ट में कि जहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोसीडिंग नहीं बताई गई, तो ऐसे केसेस में जो है सीपीसी अप्लाई होगी। बट इस एक्ट में जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है फॉलो दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो है प्रोसीडिंग्स मेंशन की गई है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5A इज इंसर्टेड बाय द राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए उसको स्पेशली ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उनसे वो क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं। चैप्टर 5A जो है वो 2017 एक्ट से इंसर्ट किया गया है। इसमें सेक्शन 20A जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी की। ओरिजिनली जब ये एक्ट इन्फोर्समेंट में आया था तब इसमें दो ही अथॉरिटीज दी गई थी जो बात की गई थी, रेंट ट्रिब्यूनल जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा है अपीलेट ट्रिब्यूनल्स। अब जो इन्होंने इंट्रोडक्शन किया है न्यू अमेंडमेंट एक्ट का, उसके थ्रू इन्होंने एक नई अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया है, वो है रेंट अथॉरिटी। तो जो सेक्शन 22A है वो रेंट अथॉरिटी के अपॉइंटमेंट की बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ मेंबर ऑफ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर एज रेंट अथॉरिटी। रेंट अथॉरिटी में मेंबर कौन होगा और उससे अपॉइंट कौन करेगा, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मेंबर को अपॉइंट करेगी, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंबर होना चाहिए, जिसकी रैंक सब डिविजनल ऑफिसर से नीचे की नहीं होनी चाहिए। यानी सब डिविजनल ऑफिसर या उनसे ऊपर की जितनी ऑफिसर्स हैं वो सब एलिजिबल है टू बिकम अ रेंट अथॉरिटी इफ they are appointed by the state government. Next, appeal against the order of the rent authority shall lie to the rent tribunal within a period of 60 days from the date of the order. जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी ऑर्डर्स रेंट अथॉरिटी पास करेगी, उसकी अपील लाई की जा सकती है। और अपील किसको होगी, अपील लाई होगी रेंट ट्रिब्यूनल को। और टाइम पीरियड कितना बताया गया, 60 डेज। जिस दिन से रेंट अथॉरिटी का डिसीजन आया, उस ऑर्डर आया, उसके 60 डेज के अंदर जो है यदि आप सेटिस्फाई नहीं है उनके ऑर्डर से, तो आप अपील कर सकते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में। यानी हम ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट हमारे पास इस एक्ट में 3 अथॉरिटी है। तो सबसे नीचे जो अथॉरिटी है वो रेंट ट्रिब्यूनल है, हम उसके ऊपर जाएंगे। सॉरी, सबसे नीचे जो अथॉरिटी है वो रेंट अथॉरिटी है, उसके ऊपर है रेंट ट्रिब्यूनल, एंड सबसे ऊपर जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट लाइनर बात करता है ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी इज नॉट अल्टर्ड, रिवर्स्ड और मॉडिफाइड इन अपील बाय द रेंट ट्रिब्यूनल देन इट शैल बी फाइनल। यदि ऐसा कोई ऑर्डर है रेंट अथॉरिटी का जो ना तो अल्टर किया गया है, मतलब उसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, या उसे रिवर्स किया गया मतलब पलट दिया गया है, या मॉडिफाई किया है, कुछ माइनर चेंजेस है, तो ऐसे केसेस में उसका जो डिसीजन होगा वो जो है फाइनल होगा। After the commencement of the Rajasthan Rent Control Amendment Act 2017, a tenancy agreement shall be in writing and communicated to the rent authority. जो 2017 का हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट आया है, उसके आने के बाद एक बहुत मेजर चेंज किया गया है, वो ये है कि हमेशा जो है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो है एक टेनेंसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ऐसा जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो रिटर्न होना चाहिए, और आफ्टर इस एग्जीक्यूशन रेंट अथॉरिटी को वो कम्युनिकेट किया जाएगा। दोनों पार्टीज के राइट्स को बचाने के लिए उनकी नया अमेंडमेंट किया गया है कि 2017 के बाद जो भी न्यू एग्रीमेंट्स होंगे वो हमेशा राइटिंग में होंगे, और ऐसे एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद जो है उन्हें रेंट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। If a tenancy for a fixed term expires and the tenant does not vacate the premises, then he will only be allowed to possess the premises for a period of maximum 6 months. If not renewed after 6 months, he has to vacate it. यदि कोई टेनेंसी है वो फिक्स टर्म के लिए यदि
एग्जीक्यूट की गई है पार्टीज के बीच में, और ऐसा जो फिक्स टर्म है वो एक्सपायर हो जाता है, और ऐसा टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी टेनेंट जो है वो प्रेमाइसिस को वेकेट नहीं कर रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो जो टाइम पीरियड है उसको मैक्सिमम 6 मंथ्स तक फर्दर बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम 6 मंथ्स, यहाँ पे देखिएगा पीरियड ऑफ मैक्सिमम 6 मंथ्स तक बढ़ाया जा सकता है प्रेमाइसिस, कि भाई आप और परचेस कर लो। बट यदि 6 मंथ्स तक भी यदि रिन्यू नहीं किया जाता है ऐसे टेनेंसी एक्ट एग्रीमेंट को, तो आफ्टर 6 मंथ जो है उसे खाली करना ही पड़ेगा। यदि इस लाइनर से कोई एमसीक्यू बनता है और वो आपसे पूछते हैं कि भाई ऐसा कोई फिक्स टर्म के लिए यदि कोई टेनेंसी क्रिएट की गई है, उसके बाद भी जो है टेनेंट वेकेट नहीं कर रहा है प्रीमाइसेस को, तो उसके पास क्या रेमेडी है? कोई रेमेडी है लैंडलॉर्ड के पास? तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि यदि प्रीमाइसेस वो खाली नहीं कर रहा है और 6 महीने का टाइम निकल चुका है, तो 6 महीने उसके पास मैक्सिमम है कि वो अलाउ कर सकता है टेनेंट को कि भाई आप रह लो, और उस ड्यूरिंग 6 मंथ जो है आप अपनी टेनेंसी या तो रिन्यू करवा लो या वेकेट करवा लो। यदि रिन्यू भी नहीं होता है और वो वेकेट भी नहीं करता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स जो है टेनेंसी खत्म होने के बाद उसे खाली करना ही पड़ेगा, यहाँ पे नेसेसरी। Moving further, rent may be revised, increase or decrease under Section 22D if there is any improvement in the premises or deterioration in the premises. Issue of increase or decrease of such rent shall be decided by rent authority. जो रेंट है वो रिवाइज किया जा सकता है, मतलब उसको चेंज किया जा सकता है, या तो उसमें बढ़ाना भी हो सकता है, कम होना भी हो सकता है, और इसका जो प्रोविजन है वो इस एक्ट में अंडर सेक्शन 22D में जो है दिया गया है, और उनका रीजन भी दिया गया है कि रिवाइज जो इंक्रीज या डिक्रीज किन कंडीशन में होगा। तो इंक्रीज कब होगा? यदि कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट किया गया है प्रीमाइसिस में, और यदि ऐसे प्रीमाइसिस में कोई डिटोरेशन हो रहा है, मतलब कुछ खराबी हो रही है या वो रहने लायक स्थिति में नहीं आ रहा, तो ऐसे केसेस में रेंट को डिक्रीज भी किया जा सकता है। यदि कोई इश्यू आता है कि भाई रेंट बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा? इसकी अथॉरिटी रेंट अथॉरिटी को दी गई है। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लाइनर की तरफ, जो बात करता है सेक्शन 22E की। अंडर सेक्शन 22E द रेंट अथॉरिटी हैज द पावर टू फिक्स अ रेंट बाय रिवाइजिंग द सेम बेस्ड ऑन द मटेरियल ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। रेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो जो है रेंट को फिक्स कर सकता है। 22D में तो हमने ये पढ़ा कि इंक्रीज और डिक्रीज होता है और इसका इशू रेंट अथॉरिटी जो है डिसाइड करेगी। पर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे रेंट ही फिक्स करनी है कि कितना रेंट जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट से लेगा, टेनेंट लैंडलॉर्ड को देगा, तो उसको रिवाइज करना है, फिक्स करना है, तो वो रेंट अथॉरिटी के पास उसकी पावर दी गई है। और ऐसा वो डिसीजन कि कितना रेंट फिक्स किया जाना चाहिए वो कैसे लेगा, तो उसके पास जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड लाया जाएगा, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी फैक्ट्स उसके सामने अवेलेबल होंगे, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेंट फिक्स कर देगा। Next point, security deposit under Section 22F can only be charged up to an amount of 1 month's rent and will be refunded by deducting if required within 1 month of vacation of premises. ये सेक्शन 22F की बात करता है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। इन शॉर्ट में ये टाइम याद रखिएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप एडवांस में देते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट कितना हो सकता है? तो वो उसका जो अमाउंट हो सकता है वो मैक्सिमम जो है वो सिर्फ 1 मंथ रेंट जो भी होगा, उस महीने का 1 महीने का जो भी रेंट होगा, उस अमाउंट तक जो है आप सिक्योरिटी डिपॉजिट डिसाइड कर सकते हो और आप चार्ज कर सकते हो, और उसे आपको रिटर्न करना होगा जब भी जो है टेनेंट जो है वेकेशन प्रीमाइसेस जो है, जो घर है उसको खाली करेगा, उसे वेकेट करेगा, उसके 1 महीने के अंदर जो है उसे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाना होगा। बट यदि कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे टेनेंट डिफॉल्ट करता है या जहाँ उसे कुछ पेमेंट्स करने चाहिए थे बट वो नहीं करता है, तो ऐसे केसेस में सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड डिडक्ट करके जो है रिटर्न कर सकता है। In case of any doubt regarding the original landlord or non-compliance of Section 5, the tenant can deposit the amount with the rent authority. यदि ऐसा कोई डाउट है कि ओरिजिनल लैंडलॉर्ड कौन है, किसे रेंट पे किया जाना चाहिए, या वो सेक्शन 5 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका नॉन कंप्लायंस करता है, तो ऐसे केसेस में टेनेंट जो है वो रेंट जो है रेंट अथॉरिटी के पास डिपॉजिट करवा सकता है। मतलब इतना पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि जो रेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वो सब डील करने की जो पावर दी गई है वो 2017 अमेंडमेंट एक्ट के बाद रेंट अथॉरिटी को दी गई है। रेंट कितना होगा, उससे रिलेटेड इश्यूज कौन डील करेगा, रेंट को फिक्स कैसे किया जाएगा, उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो इसकी अथॉरिटी भी रेंट अथॉरिटी को दी गई है। इसके बाद यदि कोई पेमेंट सबमिट करना है या विड्रॉ करना है तो उसकी पावर भी जो है रेंट अथॉरिटी को दी गई है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2017 के बाद जितने भी टेनेंसी एग्रीमेंट होंगे वो सब रिटर्न में होंगे, और उसकी जो सूचना है वो हमेशा रेंट अथॉरिटी को देनी होगी जब भी वो एग्जीक्यूट किया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर डिसकंटिन्यूएशन एंड विथ होल्डिंग ऑफ सर्टेन एमेनिटीज बाय द लैंडलॉर्ड शैल ओनली बी डिसाइडेड बाय द रेंट अथॉरिटी। ऐसी कोई एमेनिटीज है जो लैंडलॉर्ड प्रोवाइड करवा रहा है टेनेंट को और उसको वो रोकना है, डिसकंटिन्यूशन कर देता है या विथ होल्ड कर देता है, ऐसे एमेनिटीज को जो लैंडलॉर्ड द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो इन सब का जो भी डिसीजन है वो हमेशा रेंट अथॉरिटी डिसाइड की जाएगी। इस एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा है ओनली बी डिसाइडेड, मतलब इस एक्ट में रेंट अथॉरिटी के पास ही पावर है कि ऐसी सर्विसेज जो लैंडलॉर्ड द्वारा प्रोवाइड की जा रही है टेनेंट को, उसका डिसकंटिन्यूशन हो गया है या उसे रोक लिया गया है, तो उस ऐसे मैटर को डील करने की पावर रेंट अथॉरिटी की। मूविंग फर्दर, whether withholding of amenities is disputed by the tenant, the rent authority shall decide the application by summary procedure within 60 days of the presentation of petition of application. यहाँ पे एमेनिटीज को विथहोल्ड कर दिया गया है यदि ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो टेनेंट द्वारा लाया जाता है रेंट अथॉरिटी के सामने, तो रेंट अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगी और जो प्रोसीजर वो अडॉप्ट करेगी ऐसे इशू को डिसाइड करने के लिए वो होगा समरी प्रोसीजर, और उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिया गया कि विद 60 डेज जो है आपको ऐसी पिटीशन एप्लीकेशन को डिसाइड करना होगा, इस इशू को जो है सॉल्व करना होगा। मूविंग फर्दर, essential repairs in a year involving expenditure up to 5% of annual rent shall be carried out by the tenant alone. जो भी essential repairs करवाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर ईयर में, जो उसका जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें अप टू एनुअल रेंट जो होगा उस पर्टिकुलर ईयर का, उसके 5% तक जो एक्सपेंडिचर जो है उसको कैरी करने की जो ड्यूटी दी गई है वो टेनेंट पे दी गई है। मतलब जो भी एसेंशियल रिपेयर्स होने होंगे पर्टिकुलर ईयर में, तो जो एनुअल रेंट का 5% होगा उतने तक वो एक्सपेंडिचर जितना भी होगा वो सब हमेशा जो है टेनेंट डील करेगा। ऐसे केसेस में यदि 5% से ज़्यादा जो है एसेंशियल रिपेयर्स रिक्वायर्ड है, मतलब एनुअल रेंट के 5% से ज़्यादा लग रहे हैं पैसे रिपेयरिंग के लिए, तो ऐसे केसेस में जो है कौन देखेगा फाइनेंस मैटर, तो इट शैल बी कैरिड आउट बाय द लैंडलॉर्ड, एंड इफ ही नेग्लेक्ट्स द एसेंशियल रिपेयर्स देन द टेनेंट कैन हिमसेल्फ अंडरटेक द रिपेयर्स एंड सेट ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द रेंट पेबल। परमिशन टू अंडरटेक द एसेंशियल रिपेयर्स बाय द टेनेंट शैल बी गिवन बाय द रेंट अथॉरिटी कंसर्न। यदि ऐसे कोई एसेंशियल रिपेयर्स है जो पर्टिकुलर ईयर में होने हैं और उनका बजट अप टू द 5% ऑफ एनुअल रेंट है, तो ऐसे मैटर्स जो फाइनेंस वाले मैटर है, जो पैसे वो देखेगा रिपेयर्स के लिए जो लग रहे हैं उसको टेनेंट डील करेगा। पर यदि 5% से ज़्यादा एसेंशियल रिपेयर्स जो है रिक्वायर्ड है, तो ऐसे केसेस में जो है लैंडलॉर्ड डील करेगा, और यदि वो एसेंशियल रिपेयर्स नहीं करवाता है टेनेंट के कहने पे और नेगलेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केसेस में टेनेंट खुद भी करवा सकता है, और जो भी अमाउंट उसको एक्सीड कर रहा है, जो भी उसे लग रहा है, वो रेंट से वो जो है सेट ऑफ कर सकता है। बट यदि उसे एसेंशियल रिपेयर्स करवाने हैं, तो ऐसे जो नेसेसरी रिपेयर्स करवाने हैं और उसके लैंडलॉर्ड को इन्फॉर्म करने के बाद भी लैंडलॉर्ड उसको नेग्लेक्ट करे, तो ऐसे केसेस में जो है वो रेंट अथॉरिटी से परमिशन ले सकता है कि मुझे एसेंशियल रिपेयर्स करवाने हैं। रेंट अथॉरिटी उसे परमिट कर देगी और जो एक्सपेंडिचर होगा वो जो है फिर डिडक्ट कर लेगा वो अपने रेंट से। मूविंग फर्दर, प्रोविजन फॉर इंस्पेक्शन द प्रीमाइसेस इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट के अंदर में जो भी इंस्पेक्शन होंगे उसका जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 25 इस एक्ट के अंदर में दिया गया है, जिसमें लैंडलॉर्ड जो है सेक्शन 25 एक्ट के अंडर में जो है प्रीमाइसेस का इंस्पेक्ट कर सकता है, वो जाके देख सकता है। Notice of inspection of premises shall be given 7 days before inspection. Inspection shall only be conducted at daytime and cannot be carried out more than once in 3 months. ये प्रोविजन जो है ये बात करता है कि इंस्पेक्शन हमेशा करने से पहले एक नोटिस देगा लैंडलॉर्ड टेनेंट को, और वो नोटिस का टाइम पीरियड हमेशा 7 डेज होगा इंस्पेक्शन से, मतलब मिनिमम उसे 7 डेज रिक्वायरमेंट उसे देना पड़ेगा कि मैं इंस्पेक्ट करने आ रहा हूँ। और जो ऐसा इंस्पेक्शन होगा वो जो है हमेशा डे टाइम में ही किया जाएगा, कभी भी रात में या अननेसेसरी अनरीजनेबल डे एंड आवर में वो नहीं कर सकता, हमेशा वो दिन में ही करेगा। विद प्रायर इंटीमेशन देगा वो 7 दिन का, एंड प्लस कैन नॉट बी कैरिड आउट मोर देन वंस इन 3 मंथ्स, और वो 3 महीने में उसे सिर्फ एक ही बार अलाउ होगा इंस्पेक्ट करने के लिए। यदि आप 12 महीने की टेनेंसी दे रही हो तो आप उसमें जो है 4 बार आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। लास्ट जो हमारा पॉइंट है इस पार्ट का वो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल शैल फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट।
जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे रेंट ट्रिब्यूनल के एंड अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के, वो हमेशा हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी कंट्रोल के अंडर में काम करेंगे, क्योंकि हमने अपने पुराने जो लाइनर्स उसमें ये पढ़ा था कि जो रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल के प्रोविजंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो उन्हें हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, क्योंकि वो हमेशा राजस्थान जुडिशियल सर्विस के मेंबर्स रहेंगे, इसलिए उन पे जो कंट्रोलिंग पावर रहेगी वो हाई कोर्ट की रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम। The provisions of the limitation as provided under Section 27 shall only be applicable before the Rent Tribunal and Appellate Rent Tribunal and not before a rent authority. ये important point है because जो limitation Section 27 के अंदर provide किया गया है वो सिर्फ आप अपील जो कर रहे हो उसके लिए उस पर्पज से दिया गया है, इसलिए जो है रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल पे ही वो चीज़ एप्लीकेबल होगी और ना कि रेंट अथॉरिटी के साथ। Next point is court fees on joint petition of limited period tenancy and any appeal arising there from such limited period tenancy. Ad valorem court fees is payable on the amount of rent payable for the next year irrespective of the period of tenancy. ये पॉइंट बात करता है कि जो हमारे केसेस रहेंगे लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ऐसे केसेस में यदि कोई जॉइंट पिटिशन आती है या फिर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी से कोई अपील जो है अराइज होती है इस केस में, तो जो कोर्ट फीस लगेगी इनमें, या तो जॉइंट पिटिशन आप ला रहे हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के केस में या लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के केस में कोई अपील अराइज हो रही है, तो ऐसे केस में जो कोर्ट फीस लगेगी उस पर हमेशा एड वलोरम कोर्ट फीस लगेगी। और वो उसका अमाउंट कैसे डिसाइड होगा, तो उसमें इन्होंने ये बताया, इस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो रेंट पेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली एड वलोरम कोर्ट फीस जो है डिसाइड की जाएगी। भले ही जो आपका पीरियड ऑफ टेनेंसी है वो पूरे साल भर का नहीं है, 11 मंथ का नहीं है, 12 मंथ्स का नहीं है, आपके पास 3 मंथ्स ही बच रहे हैं, बट आप उसमें जॉइंट पिटिशन ला रहे हैं या कोई अपील ला रहे हैं, आपकी टेनेंसी का पीरियड कम बचा है, बट फिर भी जो फीस लगेगी वो पूरे जो है ईयर के अकॉर्डिंगली एड वलोरम फीस लगेगी। Fixed court fees of rupees 250 shall be payable on petition of revisions of rent and any appeal arising therefrom. ऐसे केसेस में जहाँ पे जो है किसी पिटिशन की रिवीजन होनी है, किस चीज को पिटिशन को आप ला रहे हैं, किस केसेस में रिवीजन ऑफ रेंट, यदि रेंट में रिवाइज करने के लिए आप कोई पिटिशन ला रहे हैं या इससे पर्टिकुलर कोई अपील निकल के आ रही है, मतलब रिवीजन ऑफ रेंट में मान लीजिए रेंट ट्रिब्यूनल में जो है उसने रिवाइज में कम कर दिया है और आप उसके अगेंस्ट में अपील में गए, तो ऐसे केसेस में भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कोर्ट फीस इन्होंने बता के रखी है जिसका अमाउंट है ₹250, वो आपको देनी पड़ेगी। हमारा जो इस एक्ट का लास्ट लाइनर है वो है पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज इज विद स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ऑफिशियल गैजेट एंड इट शुड बी रिमूव विद इन 3 years ऑफ दिस एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। अमेंडमेंट कैन बी डन एनी टाइम। ये जो प्रोविजन था बेसिकली इस एक्ट के लाने पे तो एप्लीकेबल होता था कि जो भी डिफिकल्टीज होंगी उस एक्ट के लाने के बाद में उसको डिसाइड करना है, रिमूव करना है, तो उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है और वो कैसे लाएगी, ऑफिशियल गेजेट में जो है वो पब्लिश करवाएगी। और इस एक्ट में जो भी कोई दिक्कतें हैं उसको सही करने के लिए उन्हें 3 years का टाइम दिया गया था, बट अमेंडमेंट्स तो वो कभी भी ला सकते हैं। Last but not the least, join our Rajasthan Judicial Services course today and gear up for the upcoming Rajasthan Judicial Service exam. Our comprehensive course includes online mock series and doubt solving classes. Prepare effectively and maximum your chances of success in the RGS exam with our tailored courses. And if you found this video informative and enlightening, don't forget to hit that like button, and of course for more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidik Akshar. Thank you.